उत्तर प्रदेश में 2027 की तैयारी शुरू हो गई है। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं, हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल नरेंद्र मोदी की पैटर्न पे मैदान वो तय करते हैं, मुद्दा वो तय करते हैं, विपक्ष वो तय करते हैं और उसके बाद चुनाव होता है। कोई मुसलमान या सिख दूसरे तमाम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो वो समुदाय बहुसंख्यक के भरोसे पर ही होता है। बहुसंख्यक का भाव होता है कि हम देंगे आपको सुरक्षा, हम आपको सुरक्षित रखेंगे, और इसीलिए उनको एक्स्ट्रा केयर भी दिया जाता है कि भाई इनको सुरक्षा का एहसास कराया जाए। योगी आदित्यनाथ जी को चुनाव के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का यदि पूरा राजनीतिक पृष्ठभूमि देखें तो योगी बनाम अन्न दिख रहा है। जो अखिलेश यादव ने डेंट किया, और सबसे बड़ी पार्टी 37 सीटों वाली नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको सार्वजनिक तौर पर नहीं मानेंगे, लेकिन लखनऊ दिल्ली का कुछ तो संकट था, वो मुश्किल थी। जो प्रत्याशी चयन किए गए वो पता नहीं किस रणनीति के तहत किए गए। अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ा डर ये है कि अब जो मुसलमान है वो अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को छोड़ के दूसरे नेतृत्व की तरफ जा रहा, और इसके उदाहरण महाराष्ट्र है, बिहार है, केरल है, बंगाल है, सब जगह है। तो 24 से 27 के बीच में ऐसा क्या बदला? सिर्फ क्या बंगाल का मैसेज है ये, या ऐसा क्या बदल गया उत्तर प्रदेश में कि अब आपको लग रहा है कि नहीं, ऐसी स्थिति नहीं होगी? 24 से 27 के बीच में सबसे बड़ी बात ये बदली है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ में आ गया है कि हमारा जो वैचारिक अधिष्ठान है उससे दाएं बाएं जाएंगे, पैसे पिटेंगे। अखिलेश यादव कांग्रेस को कह रहे हैं कि नहीं, हम तो मिलकर लड़ेंगे, और कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के पास जा रही कि आप हमसे गठबंधन कर लो। आप देखिए ना, विपक्ष के अंदर कितनी उथल पुथल, कितनी भगदड़, कितनी आफत आई हुई है। डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ मेरा एक इंटरव्यू था, पॉडकास्ट था, तो मैंने उनसे बात की। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और तो उनका कहना था कि बीजेपी को इस बात को समझना चाहिए कि अखिलेश यादव का जो चेक था, जो लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने निकाला था, वो अभी पूरी तरह से भुना नहीं है, यानी चुनौती अभी बाकी है। अगर नरेंद्र मोदी को आज पूर्ण बहुमत नहीं हासिल है तो अगर कहें एक लाइन में तो उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश में 33 की बजाय 63 होती तो 240 की बजाय 270 होती, दो और जोड़ लीजिए तो 72। जिंदाबाद। और मैं रोहित सावल, और हर बार की तरह इस हफ्ते हम न्यूज स्कैन कर रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनी, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, तो वो लगातार जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी की, वो सीधे तौर पर जिसे कहा जाए जो उनकी राजनीति रही बस चुनाव के दौरान भी, जिसको कहते हैं कि हिंदुत्ववादी छवि जो उन्होंने अपनी गढ़ी है, तो या उनकी जो बयानबाजी उनकी जो रही, सबने उसको देखा। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद पश्चिम बंगाल में जैसे ही सरकार बनी, तो फिर सबकी जहन में यही सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 2027 की तैयारी शुरू हो गई है। तो 2027 में उत्तर प्रदेश में क्या चुनावी मुद्दा होगा? विकास होगा या ध्रुवीकरण की राजनीति? दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया, और खासतौर पर उन्होंने नमाज को लेकर बयान दिया कि सड़क पर नमाज अदा करना ये सही नहीं है। उन्होंने एक बार फिर से बड़े तल्ख लहजे में कहा, वो बयान भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद से ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में अगली चुनाव की जो पिच है वो सेट कर दी गई है। क्या है, इसको हम पूरे तरीके से स्कैन करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। हर्ष जी, आपका स्वागत है। और प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और राकेश शुक्ला जी सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपसे शुरुआत करूंगा। ये जो एक चर्चा इस वक्त चल रही है, और योगी आदित्यनाथ का बयान आना नमाज को लेकर, और उसके बाद अखिलेश यादव ने उस पर रिएक्ट किया, तमाम नेताओं ने रिएक्ट किया, और ये बात की अब उत्तर प्रदेश की 2027 की पिच सेट कर दी गई है कि वही हिंदू मुसलमान पर ही चुनाव होगा। नहीं, मुझे लगता है ये कुछ हम पत्रकारों के दिमाग में भी हिंदू मुसलमान भर गया है, और इस देश का एक फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव है जिसको ये लगता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए तो हिंदू मुसलमान हो गया। नेहरू जी की कुछ ग्रंथि रही होगी, कुछ अपराध बोध रहा होगा, भारत बट गया, मुसलमान एक देश लेके गया, यहाँ जो मुसलमान था वो हिंदुओं के साथ अच्छे से रहना चाहता था, लेकिन कुछ बेईमान नेताओं ने ये नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि नहीं मुसलमान है, ये पाकिस्तान छोड़ के आया है। अब सोचिए, मूर्खता का चरम है, पॉलिटिकल नॉनसेंस का। आप कह रहे हैं कि वो देखो पाकिस्तान नहीं गया,
अरे भाई वो बटा पाकिस्तान वो यहीं रह गया, तो यहीं रह गया मतलब क्या हुआ? वो जानता है कि ये हिंदू देश है, वो जानता है कि ये वो देश है जिसके बारे में विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। वो जानता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गंगोत्री से गंगा सागर तक जो भारत है, यानी जो हिंदू अवधारणा है, ये वो देश है। यहां वो रुका। नेताओं ने बेईमानी की, नेताओं ने मुसलमानों को कहा कि नहीं तुम चिंता मत करो, हम हिंदू को अपमानित करेंगे, इनका मंदिर नहीं बनने देंगे, हम हिंदू को अपमानित करेंगे, तुम सड़क पे नमाज पढ़ो, एकदम आक्रामक रहो, हम कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। इसने आज ये सवाल खड़ा कर दिया कि देश में पत्रकारों के बीच में चर्चा होती है, अरे योगी जी ने तो बड़ा खराब बोल दिया भाई, हिंदू मुसलमान कर दिया। क्या सचमुच हिंदू मुसलमान किया क्या? योगी आदित्यनाथ के बयान में कहीं कोई हिंदू मुसलमान हो तो आप मुझे बताइए। उन्होंने कुछ 3 लाइनें कही हैं। पहला, उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाती। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं पढ़ने देंगे, उन्होंने कहा नहीं पढ़ी जाती है। हाँ, आखिर सड़कें आने जाने के लिए होती हैं, कोई तमाशा लगाने के लिए नहीं। ये बात उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने कही। दूसरा, किसी को क्या हक है कि सड़कें जाम करें? उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं करेंगे। फिर तीसरी लाइन उन्होंने कही कि अगर संवाद है, अगर संवाद से नहीं मानेंगे तो दूसरे तरीके हैं। जाहिर है जो शासक है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी, और कहा जाता है ना कि जो राज चलता है वो जो हमारा औरा है, जो एक प्रभाव है, उससे चलता है, रुतबे से चलता है। अगर शासक का रुतबा नहीं तो नहीं चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कब खराब होती है? जब ढिलमुल, कमजोर, मतलब और शब्दों में कहें तो कोई पिलपिला सा शासक हो। लेकिन अगर मजबूत शासक है तो नहीं। उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। लाउड स्पीकर क्या सिर्फ मस्जिद से उतारे गए, लेकिन उसको हम पत्रकारों ने बड़ा बुद्धिजीवी बनते हुए कहा कि ना अरे ये तो बड़ा कम्युनल हो गया। अरे भैया, जब मंदिर का भी डेसिबल तय, मस्जिद का भी डेसिबल तय, चर्च का भी तय, गुरुद्वारे का भी तय, तो ये तो हमें कहना चाहिए था हम अब सही मायनों में स्वतंत्र भारत में, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग एक बराबर है। लेकिन हमें तो बात करनी पड़ेगी ना। एकदम सही बात बोली उन्होंने, उसको हम कम्युनल एंगल से क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं? मेरे मन में तो ये सवाल आता है। जी, आपका क्या कहना है प्रेम जी इस पूरे विषय को लेकर? जो अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा कि साहब नमाज को लेकर जो बात कही वो इतनी सी बात थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह की स्थितियां या ऐसे चुनाव लड़ेंगे, ये इस तरह का कोई नैरेटिव बनाने की स्थिति नहीं है इस बयान से योगी के। देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारा जहाँ से बात हर्षवर्धन जी ने शुरू की, जो हुआ, और दोनों पक्ष के लोगों ने स्वीकार किया था, सबने स्वीकार किया था, और उस दौरान जो आबादी जहाँ थी वहाँ रहे। दोनों के लिए ऑप्शन था कि आप शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं। और पाकिस्तान में भी कुछ हिंदू रहे, मुसलमान हिंदुस्तान में ज़्यादा रहे, ठीक है, वहाँ भी गए, सारी बातें हैं। तो जाहिर बात है कि अल्पसंख्यक जो समुदाय होता है, कोई मुसलमान या सिख, दूसरे तमाम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो वो समुदाय बहुसंख्यक के भरोसे पर ही होता है। बहुसंख्यक का भाव होता है कि हम देंगे आपको सुरक्षा, हम आपको सुरक्षित रखेंगे, और इसीलिए उनको एक्स्ट्रा केयर भी दिया जाता है कि भाई इनको सुरक्षा का एहसास कराया जाए। तो वही चीज़ें, हम नहीं कहते कि तुष्टीकरण शब्द एकदम से अध्यारोपित है, वो है भी, और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो कुछ अल्पसंख्यक के लिए किया जाए वो सारा कुछ तुष्टीकरण ही है। तुष्टीकरण तो बहुसंख्यक का तुष्टीकरण आज ज्यादा हो रहा है। नहीं, आपको क्या, तो आपका कहने का मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ को बतौर मुख्यमंत्री ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था जो उन्होंने बयान दिया? हमारा कहने का अर्थ है कि सिर्फ नमाज बोल करके एक सरकार के नुमाइंदा को बोलने के बजाय ये बोलना चाहिए किसी को भी सार्वजनिक स्थल पर लोगों की आवाजाही रोकने का हक नहीं है, और कोई भी आयोजन किसी भी धर्म का होगा तो हम ये नहीं होने देंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से राजनीतिक बयान है, यानी विभाजित करने वाला बयान? तो ये सबके लिए नहीं कहा गया बयान है, सिर्फ नमाज बोल करके कहा गया। भाई ये भी होना चाहिए कि दूसरे प्रोसेशंस दूसरे धर्म के भी लोगों के होते हैं,
कोई साल में होता है, कोई 6 महीने में होता है। भाई हमने तो देखा ना, उत्तर प्रदेश में ही जब होता है कुंभ स्नान होता है तो पूरा शहर गजागज भरा रहता है। भाई लोगों को तकलीफ नहीं होती है क्या? लेकिन हम उसको मानते हैं, क्योंकि ये तकलीफ भी है तो वो हमारा कर्तव्य भी है, धर्म का भी पालन करना है। अब चुनाव की तैयारी है। अब चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश से होगा ऐसा नहीं, आजकल ग्लोबल है ना। भाई बंगाल में चुनाव होता है तो आप त्रिवेंद्रम में भी कुछ बोल करके लहका सकते हैं लोगों को, उत्तर प्रदेश में होगा तो बंगाल में भी करके कर सकते हैं। मोटिव क्या है, मैसेज क्या दिया जा रहा है, पॉलिटिकल बड़े स्पेक्ट्रम में मैसेज क्या दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये हिंदुओं के बहुत प्रिय हैं, ये भी नहीं है, ये भी गलतफहमी छोड़ दे, वरना अपने शंकराचार्य के साथ में इतना बुरा व्यवहार करते ही नहीं। भाई जो धर्म के ही बड़े बड़े जो शंकराचार्य है, पुजारी हैं, अगर आपसे कुछ अलग राय रखते हैं राजनीतिक रूप से, या कुछ बात बोलते हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ जी आप गोकशी को रोक क्यों नहीं देते उत्तर प्रदेश में, अरे बंगाल में अगर गोकशी पर नियम होगा तो पूरे देश में क्यों नहीं होगा भाई? अगर नीति है, ये नीति एक प्रदेश के लिए थोड़े होती है, नीति पूरे देश के लिए होती है। नीति आप एक स्टेट होता है, सब्जेक्ट मैटर की स्टेट, यानी आपका सीधे तौर पर कहना है कि ये जो बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने, ये सीधे तौर पर चुनावी पिच को सेट करने जैसा है, राजनीति से प्रेरित बयान है और एक धर्म को टारगेट करके दिया है। ये नया बयान है ही नहीं कि कोई नया बयान, ये एक्सटेंशन है, आप उसको कह रहे हैं। एक्सटेंशन हम बोल रहे हैं, उनका तो यही धड़ा है। वो तो जरूरत पड़ने पर आप भाई राम कार सेवक पर गोली चलाने वाले को आप राम तीर्थ ट्रस्ट में रखे हुए हैं ना, मुलायम सिंह पर पॉलिटिकल अटैक करते हैं, और जो मिश्रा जी हैं उनको आप रखे हुए हैं, तो वो सब कुछ ठीक है। अगर वो शंकराचार्य जी कुछ प्रतिकूल बोल गए तो उनका अपमान कर दीजिए, उनके यहाँ चश्मा लगा दीजिए, शंकराचार्य ही नहीं है। आप तो हिंदुओं के भी खिलाफ हैं भाई। हम इसको राजनीतिक तौर पर देख रहे थे इस बयान को। प्रेम जी ने भी जो बात की, उन्होंने कहा कि सीधे सीधे तौर पर ये एक्सटेंशन है, पश्चिम बंगाल का एक्सटेंशन है कि अब चुनाव वहां पर होने वाले हैं तो यहां पर सीधा जिसे कहा जाए वर्टिकल डिवीजन किया जाए वोटर्स का और चुनाव लड़ा जाए। ये इस बयान को उसी तरीके से देख रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को हिंदू या हिंदुत्व को परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, वो हिंदुत्व की प्रतिमूर्ति हैं। सही बात भी है। और यदि प्रेम जी की बात को हम माने हैं तो योगी आदित्यनाथ जी अब उत्तर प्रदेश के नेता नहीं, ग्लोबल हो चुके हैं। और योगी आदित्यनाथ जी की जिह्वा पे सरस्वती विराजती है, वो जो बोलते हैं वो स्पार्किंग करके निकल जाती है। तो योगी आदित्यनाथ जी को चुनाव के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का यदि पूरा राजनीतिक पृष्ठभूमि देखें तो योगी बनाम अन्न दिख रहा है। अखिलेश यादव कांग्रेस को कह रहे हैं कि नहीं हम तो मिल के लड़ेंगे, और कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के पास जा रही है कि आप हमसे गठबंधन कर लो। आप देखिए ना, विपक्ष के अंदर कितनी उथल पुथल, कितनी भगदड़, कितनी आफत आई हुई है कि विपक्षी एकजुट नहीं हो पा रहा कि हम कैसे लड़ें योगी आदित्यनाथ जी से। आज परिस्थिति ये निर्मित है। तो उस राज्य में जहां मुकाबले के लिए एकजुटता नहीं हो पा रही हो और एकजुट होने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हों, वहां तो एक तरफा दिख रहा है ना चुनाव। तो वहां जहां हम अपने आप को मजबूत देख रहे हैं, वहां ये नमाज के लिए बयान देके क्या अपने आप को पिच तैयार करेंगे योगी जी? देखिए, योगी आदित्यनाथ 17 के बाद से स्थानीय निकाय चुनाव हो, उपचुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, बिल्कुल नरेंद्र मोदी के पैटर्न पे मैदान वो तय करते हैं, मुद्दा वो तय करते हैं, विपक्ष वो तय करते हैं, और उसके बाद चुनाव होता है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश का स्पष्टता है, उसमें कहीं कोई लुकाव छुपाव है ही नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जितना अंदर है उतना ही बाहर है। उनको ये नहीं कहा जा सकता कि वो पॉलिटिशियन टाइप का स्टेटमेंट देते हैं, नहीं, जो हैं वो हैं। और नमाज के लिए एक मुख्यमंत्री की तरफ से जो कहा गया है, इसी देश में संविधान बचाओ के लिए एक बड़ी रैली निकली, बड़ा अभियान चला। तो सुविधाजनक तरीके से आप संविधान को अपनाएंगे और सुविधाजनक तरीके से शरिया को अपनाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। फिर आपको संविधान को मानना पड़ेगा। और शरिया और संविधान दोनों में ये व्यवस्था है कि सार्वजनिक स्थान पर नमाज नहीं हो सकता। ये इस्लाम में भी है। इस्लाम में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि सार्वजनिक स्थान पे आप नमाज नहीं कर सकते, और यदि आप करेंगे तो मंजूर नहीं होगी। और उसके लिए उन्होंने जगह लिखा, यानी जिस समय पर ये तैयार हुआ था आपका कुरान वगैरह, उस समय पर ये आइडेंटिफाई किया गया है, ऐसे स्थान जहां लोगों को दिक्कत पैदा हो वहां आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। और जगह निर्धारित की गई, ईदगाह पे करेंगे, मस्जिद पे करेंगे, दरगाह पे करेंगे। अब आप कहें तो हमारी संख्या बढ़ गई है,
तो हमारी संख्या बढ़ गई तो हम नमाज सड़क पे करेंगे, क्यों करेंगे? प्रेम जी ने जो एक बात कही, मैं एक लास्ट बात बोलूँगा, प्रेम जी ने कुंभ की बात की। देखिए, प्रयागराज में आदिकाल से कुंभ होता आ रहा है और कुंभ के 3 सेक्टर हैं, आध्यात्मिक, धार्मिक और आर्थिक। अरे जब कुंभ होता है वहाँ पे तो आदमी क्यों विरोध करेगा? उसका धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है, आध्यात्मिक भी है और आर्थिक पक्ष भी उसका मजबूत होता है। पता नहीं कितना आया है वहाँ, वो नाव वाला कितना करोड़ रुपया कमा लिया, मुखारी बेचने वाला कितने लाख रुपए कमा लिया। कौन विरोध करने जाएगा कि आप हमारे यहाँ कुंभ में बताओ? ठीक है, आपका ये कहना, लेकिन प्रेम जी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था उनका। लेकिन एक सवाल है कि अभी मैंने कुछ दिन पहले मेरा हर्षवर्धन जी, बल्कि आपसे इसको शुरुआत करता हूँ, यूपी के बारे में बात कर रहे हैं और जिस तरह से यूपी में पारा धीरे धीरे गर्म हो रहा है कि अखिलेश यादव भी पूरे प्रदेश भर में घूम रहे हैं, तो उसके बाद जिस तरह से ये बयान आना, इन बातों को कनेक्ट करके देखा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जो चेक था, जो 2024 में चला, वो 27 में भी चलने की स्थिति में अभी है? नहीं, देखिए, राजनीति में संभावनाएं सबके लिए होती हैं और अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वो करके दिखाया। अगर नरेंद्र मोदी को आज पूर्ण बहुमत नहीं हासिल है तो अगर कहें एक लाइन में तो उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश में 33 की बजाय 63 होती तो 240 की बजाय 270 होती, 2 और जोड़ लीजिए तो 72 हो जाती। यानी जो पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी की नहीं बनी तो वो उत्तर प्रदेश है। यानी जो अखिलेश यादव ने डेंट किया, और सबसे बड़ी पार्टी 37 सीटों वाली, देखिए ईवीएम हैक नहीं होती है मतलब ध्यान में रहे ना, नहीं तो ये भी फ्रॉड लोग हैं जो कहते हैं दिन रात, वो फ्रॉड ही तो है दिन रात जो ये कहते हैं कि ईवीएम हैक हो जाती है, फलाना है। तो 37 सीटें जीतकर अखिलेश यादव ने बताया कि ऐसा नहीं होता है। जब आप पॉलिटिकली चार्ज्ड होते हैं, जब आपको पता होता है कास्ट इक्वेशन क्या है, पॉलिटिकल इक्वेशन क्या है, कैसे नैरेटिव क्रिएट करना है, कैसे दूसरे की कमजोरी को अपने पक्ष में कर लें, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको सार्वजनिक तौर पर नहीं मानेंगे, लेकिन लखनऊ दिल्ली का कुछ तो संकट था, वो मुश्किल थी। जो प्रत्याशी चयन किए गए वो पता नहीं किस रणनीति के तहत किए गए। मतलब हम जैसे लोगों को लग रहा था कि बड़े मजे से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 60-70 सीटें जीत लेगी, लेकिन मैं लगातार टेलीविजन चैनलों पर बता रहा था कि 25 सीटें ये हैं जो हारनी चाहिए, लेकिन जीत जाएंगे, अंत में हार गए। मैं आपको बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। जब लोकसभा के चुनाव थे, मैं उत्तर प्रदेश बड़े सालों से कवर करता रहा हूं, तो मैं उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 11 जिलों में मेरा जाना हुआ, 11 डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं नाम नहीं लूंगा, यूपी के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, अभी भी बड़ा रसूख रखते हैं संगठन में भी, सरकार में भी, तो उनसे मेरी चर्चा हुई। हर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हम पत्रकारों से बात करता है कि साहब क्या चल रहा है, तो मैंने उनको कुछ, मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ जो मैंने 37 सीटें कही थी वही वो हारी है बीजेपी, तो मैंने उनको कहा कि मैंने उनको 8 सीटें ऐसी गिनाई कि यहाँ पर आपका हारना तय है, क्योंकि जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, 2 दिन वहाँ रहते हैं, तो आपको रियलिटी पता चलती है। लेकिन मुझे हैरानी थी, वो सज्जन मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, तो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, आपका आकलन पूरी तरह से गलत है। तो ये अति आत्मविश्वास था या दिल्ली और लखनऊ के बीच की खटपट थी? लेकिन ये हकीकत था। दोनों मिला के कर लीजिए। जैसे मैं उदाहरण के लिए मतलब 2 सीटों की बात करता हूं, जिस फैजाबाद सीट पर हारे और अवधेश प्रसाद को ट्रॉफी की तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लेके घूमती रही। हाँ, लोकसभा में भी। लोकसभा, अब आप जरा सोचिए, लल्लू सिंह जी चुनाव हारेंगे, ये वहां दीवारों पर लिखा हुआ था। बिल्कुल, किसी से भी आप बात कीजिए, और मैंने टेलीविजन चैनलों पर, अपने यूट्यूब चैनल पर कम से कम कुछ नहीं तो 20 बार ये बात कही होगी कि लल्लू सिंह जी लड़ेंगे तो चुनाव हारेंगे। लेकिन चूंकि लल्लू सिंह जी जीतते जा रहे थे, अब जो जीत रहा है आप उसको कैसे कह देंगे कि वो चुनाव हारेगा? सेंटिमेंट का ये नुकसान हुआ। हमारा अपना शहर प्रयागराज की इलाहाबाद सीट, जहां बरसों बाद जीते, कांग्रेस जीती है जी। अब नीरज त्रिपाठी व्यक्ति बहुत बढ़िया है, केशरीनाथ जी के बेटे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने तक वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। मैं आपको बताऊं, वो भाई अच्छे वकील थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, उनको टिकट दिला दिया। अब किसने किस रणनीति, अब बड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन तब तक वो पॉलिटिकल आदमी नहीं थे। ऐसे नृपेंद्र जी के बेटे साकेत मिश्रा, मतलब मैं कुछ ये इसलिए बता रहा हूं जिससे समझ में आए। अब होता क्या है, कई लोग कहते हैं कि फिर राजनाथ सिंह जी का अंतर क्यों कम हो गया, नरेंद्र मोदी का अंतर क्यों कम हो गया? जब ऐसी चीजें होती हैं तो फिर वो सब मिलाकर एक तरह से, और जो संघर्ष था, अब आप सोचिए बस्ती से हरीश द्विवेदी हार जाते हैं, बताइए,
बहुत जबरदस्त काम किया। वहां अमित शाह गए तो अमित शाह ने हरीश द्विवेदी के यहाँ वो जो सांसद खेल प्रतियोगिता होती है उसमें कहा कि ऐसा कार्यक्रम तो मैं नहीं करा पाया। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और वो हरीश द्विवेदी चुनाव हार जाते हैं। ये फैजाबाद के बगल की सीट हुई, अयोध्या के बगल। बिल्कुल बिल्कुल। ओवरऑल उत्तर प्रदेश में एक दूसरे को कमजोर करने काटने की लड़ाई चल रही थी। भीतर घात ने 37 अखिलेश को और 33 अखिलेश ने क्या किया और जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, उन्होंने चुपचाप अच्छे से प्रत्याशी चयन किया, बहुत लो डेसिबल चुनाव प्रचार रखा। अब मुश्किल उनकी क्या है कि इस बार जो आप कह रहे हैं कि जो आपने कहा कि कुमार विश्वास ने कहा कि वो भुना नहीं है, ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन भाई वो आदमी तो क्लियर ही नहीं है। अखिलेश जी से आप पूछिए, कभी इंटरव्यू का आपको अवसर मिले कि पीडीए मतलब क्या, या अखिलेश जी छोड़िए, कोई भी विद्वान व्यक्ति बता दे उनकी पार्टी के प्रवक्ता पीडीए मतलब क्या। जब आपको पीडीए नहीं पता है और उधर वाले को क्या पता है, हमारा पता है हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट, और हम लोग इसको थोड़ा कंफ्यूज ना हो। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से एक मॉडल पर चलती है जिसको हम लोग प्रचलित संदर्भों में गुजरात मॉडल कहते हैं, हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट। जब जब उससे हटती है और जाति जाति के चक्कर में पड़ती है, जो लोकसभा चुनाव हारी है उसमें जाति में भी फंसी है। बीजेपी जिस दिन जाति जाति में जाएगी वो हारेगी, बीजेपी जिस दिन हिंदुत्व प्लस विकास में जाएगी वो जीतेगी। क्या अखिलेश कंफ्यूजन दूर करके बहुत फोकस्ड हो पाए हैं? मुझे थोड़ा सा इसमें मुश्किल दिख रही। वो जो होना चाहिए था लोकसभा चुनाव के जो थे वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल दिख रही है, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मुझे तो आज की तारीख में दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से ये चुनाव जीतती दिख रही है, और जो उसकी कमजोरियां थी उसको दुरुस्त कर लिया। आप सोचिए, ब्रजेश पाठक के यहाँ सुंदरकांड के पाठ में योगी जी चले जाते हैं बढ़िया से, अब ठीक है, सब मतलब राजनीति तो है ना। अभी तो सब चल रहा था, अखिलेश जी कह रहे थे कि 2 स्टूल मिला के कुर्सी नहीं हो सकते, लीजिए कुर्सी स्टूल सब साथ में। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा, और फिर क्या है, समाजवादी पार्टी के नेता ब्राह्मण वैश्या, वैश्या से भी भला, वैश्या तो फिर भी भली, ब्राह्मण न भला, फिर जाट गुजर कई पति रखती हैं, मतलब फिर कोई प्रवक्ता कह देता है कि अरे ब्राह्मणों को तो हम जितना दान देते हैं उससे ज्यादा वो खा ही नहीं पाते उतना। अखिलेश जी की पार्टी के लोग वो कर रहे हैं जो शायद उनकी बैठकों में होता होगा, तो क्या उसको वो ठीक कर पाएंगे? और एक तो मैं मतलब मेरा पिछले कुछ समय का ऑब्जर्वेशन है, आज मैं आज से साझा कर रहा हूं, आप लोगों को नहीं लगता कि यादव बड़ा पीड़ित है, परेशान है? अखिलेश जी अपने परिवार के तो हर व्यक्ति को टिकट दे देंगे लोकसभा का, यादव को नहीं देंगे। जो यादव राजनीति कर रहा है क्या करे वो? आप इस सवाल का जवाब खोजिए ना, मैं छोड़ के जा रहा हूं। यादव को क्या राजनीति करने का अधिकार नहीं है? अखिलेश यादव ने इस राजनीति के जरिए यादव को अछूत बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी में कोई यादव नेता बड़ा हो नहीं पाएगा, दूसरे गैर यादव ओबीसी पर भाजपा काम करती। तो क्या यादवों को मन में नहीं आएगा कि हम धर्म प्राण हैं? हर मंदिर में आपको पुजारी के अलावा जो सेवा करता वो दिखेंगे, वो यादव दिखेंगे, मौर्या दिखेंगे, दूसरे ऐसे लोग दिखेंगे, और आपने कह ना यादव को तो मुस्लिम के साथ क्लब कर दो, क्या वो रहेगा क्या इस पे? और अगर वो हिंदू बन गया तो जिस दिन परिणाम आना था पश्चिम बंगाल का, ऑन रिकॉर्ड मैंने टेलीविजन चैनलों पर कहा था कि मान लीजिए कि अखिलेश यादव से यादव छूट जाए तो पश्चिम बंगाल में अगर भद्र लोग छूट गया तो क्या होगा? परिणाम वही आएगा। अभी की बात कर रहा हूं, तो बड़ी बात आप कह रहे हैं ये। और ये जो यादव के मन की एक तरह की बेचैनी है, एक समय जो ब्राह्मणों को लग रहा था ना, तो यादव के मन की बेचैनी कि हमको कोई पूछ भी नहीं रहा है, हमको कोई अधिकार, और जो यादव राजनीति कर रहा है उसको क्या अधिकार नहीं है, उसको आप नहीं देंगे। यादव कहेंगे भाई तुम रहने दो, क्योंकि हमारे ऊपर आरोप लगता है तो हम अपने परिवार वालों को दे देंगे। ये भी जरा ध्यान में रखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि इसको भी आप ध्यान में रखिए। प्रेम जी, आपको क्या लग रहा है कि अभी हम जो उत्तर प्रदेश के लिहाज से हमने ये चर्चा की शुरुआत ही की थी कि योगी आदित्यनाथ का बयान, तो एक तरफ ये बयान है और दूसरी तरफ जो मौजूदा राजनीतिक वातावरण उत्तर प्रदेश का है, कि पीडीए का जो फॉर्मूला है वो 24 में चला, 27 में भी चलेगा, जो अभी 27 में चुनाव में वक्त है, लेकिन अभी की जो स्थितियां परिस्थितियां हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का विश्लेषण इंडिया गठबंधन के औरा से निकल करके नहीं हो सकता है, और ये इसलिए कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन जब बना था लोकसभा चुनाव के दौरान बना था, और उसमें भाई समाजवादी पार्टी ने इससे पहले भी गठबंधन किए थे। बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ी थी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी 5 की 5 रह गई थी, बीएसपी 0 से 10 हो गई थी। फिर भी मायावती जी ने कहा कि भाई वो तो अपने लोगों को नहीं जिता सके, हमको क्या जिताते, हम तो अपने दम पर जीते हैं। लेकिन
जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें अलग गणित था। भाई कांग्रेस अपने कुछ नहीं जीत सकती और ठीक है, 5 ही 6 सीट जीती, 2-3 पर जीतती रह गई, वो सब ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने जो एक चुंबकत्व राष्ट्रीय स्तर पर पैदा किया था इंडिया गठबंधन के रूप में, जिस वजह से कोई भी क्षेत्रीय दल इंडिया गठबंधन से अलग होने का रिस्क ही आज तक नहीं उठा पा रहे हैं। ममता बनर्जी भी लड़ती रही, इंडिया गठबंधन में है, उनको शो करने के लिए कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, उनको तेजस्वी यादव को भी बुलाना पड़ा, अखिलेश यादव को भी बुला। इंडिया गठबंधन की जो नीड्स क्यों है, इसलिए है कि जो संविधान बचाने की जो नहीं, मतलब प्रेम जी आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 27 में बहुत रेलेवेंट है? नहीं, मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ, मैं उसको मुद्दे से जोड़ रहा हूँ। हाँ। कि इंडिया गठबंधन ने जो संविधान बचाने का मुद्दा पकड़ा था, और वो मुद्दा भाजपा के लोगों ने ही पकड़ाया था, कि उन्होंने कहा था कि 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। बहुत 3-4-5 लोगों ने ऐसी बातें कह दी थी, लेकिन मुद्दा इंडिया गठबंधन ने पकड़ा था। उस गठबंधन का पीडीए के नारे के साथ में जब क्लब हुआ तो वो ताकत ऐसी हुई कि अयोध्या भी हारना पड़ा। उसको इंडिविजुअल कैंडिडेट बदल देते तो जीत जाते। ये सब झेप मिटाने वाली बात है, झेप मिटाने वाली बात है। अयोध्या को जानते हुए कि अयोध्या आप ये कह रहे हैं कि अगर 27 में पूरा इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक साथ लड़े तो बड़ी चुनौती होगा, ये आप कह रहे हैं, मैं ये मान के चलूं। वो गठबंधन रिपीट होके लड़े। उस समय ये भी हुआ था कि जयंत चौधरी चले गए थे, है ना, अभी भी नहीं है। लेकिन अगर एक बड़ा गठबंधन, भाई मायावती को भी अगर साथ ले ले, कुछ ऐसा नया समीकरण बनाए, अभी तो समय बाकी है, तो अगर इस तरह का इंडिया गठबंधन का एक्सटेंशन होता है। देखिए सर, मैं आपको बताऊं प्रेम जी, मेरी जो समझ कहते हैं यूपी को लेकर, देखिए मायावती के साथ भी अखिलेश यादव ने जाके देखा, कांग्रेस के साथ भी उन्होंने चुनाव लड़ा। मुझे आज भी याद है 2017 वाला जो चुनाव था, जब कांग्रेस को के साथ भी जो चुनाव लड़ा गया, 2 लड़के जी, यूपी के 2 लड़के, और इतनी सीटें कांग्रेस ने ले ली। और मतलब कांग्रेस में भी हमारे बड़े अच्छे सारे मित्र हैं, और स्थिति ये थी कि प्रत्याशी खोजने पड़ रहे थे, और जिसका खामियाजा कांग्रेस को उतना नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी को उसका ज्यादा नुकसान हुआ। देखिए, ये एक मीडिया का गढ़ा हुआ नैरेटिव होता है कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें ले लेती हैं और हार जाती हैं। होता क्या है, जब बिहार हो या यूपी हो, आप इसको एनालाइज कर लीजिए, कांग्रेस को वो सीटें चुन चुन कर दी जाती हैं जहां पर कि कभी समाजवादी पार्टी या आरजेडी ने कभी परफॉर्म ही नहीं किया, तो उसकी संख्या बढ़ जाती है। और कांग्रेस के जो, मैं वही कह रहा हूं कि इन लोगों को अलायंस, जब गठबंधन होता है तो गठबंधन का मतलब यह है कि एक दूसरे की ऐसी तैसी करना नहीं हुआ, नहीं, ये तो बात मिलकर चुनाव लड़ने वाली बात है। पार्टी के लोग थोड़े बोलेंगे इस बात हाँ, को, बोल ही नहीं पाएंगे, वही चर्चा कर रहा हूं। हाँ, मैं इतना जरूर मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के लिहाज से कि अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी इस तरह से मिलकर लड़े कि हमें जीतने के लिए चुनाव लड़ना है, एक दूसरे की ऐसी तैसी करने के लिए नहीं, तो बिल्कुल, तो इक्वेशन कई जगह पर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, चेंज हो सकती है। आप कह रहे हैं कि वो लोग आपस में एक दूसरे की ऐसी तैसी करते हैं। अभी कहा प्रेम जी ने बात कही। अच्छा, प्रेम जी ने कहा, देखिए हमने अभी देखिए ऐसी तैसी वर्ड मैंने यूज किया, हम इसलिए कह सकते हैं कि आप लड़ेंगे नहीं हमसे, प्रेम जी तो अब तक लड़ गए, उससे व्यक्तिगत कह दिया। दरअसल प्रेम जी ने कहा, प्रेम जी ने, मैं आप ही कहूंगा, आप प्रेम जी कह दिए। आपने अच्छा किया कि पॉइंट ध्यान दिलाया। हाँ, तो सुनिए ना प्रेम, सुनिए आप, प्रेम जी ने दरअसल क्या कहा, करेक्शन करना चाह रहे हैं। हाँ, प्रेम जी ने ये कहा कि भाई कांग्रेस आरजेडी के साथ हो चाहे समाजवादी पार्टी के साथ हो, जहां भी चुनाव लड़ती है, तो आरजेडी वाले बिहार में, सपा वाले यूपी में, ऐसी कमजोर सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी को लड़वा दें जहां उनका कुछ लेना देना नहीं होता। कह रहे हैं, इसको सुन के मतलब राहुल गांधी के नेतृत्व पर और बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को लोग ऐसे भोले हैं, अब दूसरा शब्द मैं नहीं कहूंगा, कि वो ऐसी सीटों पर चले जाते हैं जहां वो जीत ही नहीं पाते। मतलब ऐसे नहीं कहना चाहिए, मेरा मानना है ऐसा नहीं, कांग्रेस नेतृत्व को ऐसा नहीं। नेशनल पॉलिटिक्स में जो भी रीजनल पार्टी है वो कांग्रेस को, एक बार राकेश जी को बड़ी देर से मैं इनसे, रीजनल पार्टी कांग्रेस को इसलिए वो चुनिंदा सीटें देती है क्योंकि किसी टाइम पे कांग्रेस वहां से जीत चुकी होती है। रीजनल पार्टी तो कभी जीती ही नहीं रहती भाई। रीजनल पार्टी तो 80 के बाद आई ना, 80 के पहले तो पूरे राष्ट्र में कांग्रेस थी। तो आपका कहना है कि 80 से पहले जहां कांग्रेस जीती थी वो सीट दे दी जाती है, सीट दी जाती क्योंकि वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के मतदाता हैं भाई। आरजेडी सपा के मतदाता नहीं है ना। अब आप ये देखिए, जो ये कहते हैं कांग्रेस को कमतर नहीं आंकना चाहिए, हम बहुत दूर न जाए, उत्तर प्रदेश में ही चले जाए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, झमाझम सीटों पे लड़ी, 403 सीटों पे माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, 2 सीटों पे जीती, बाकी 401 सीटों पे जमानत जब्त हो गई।
हाँ बिल्कुल। तो सवाल इस बात का है ना, कांग्रेस क्यों नहीं करती? देखिए, सबसे मूल बात यह है कांग्रेस करेक्शन क्यों नहीं करती, उसका कारण है राहुल जी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। वो किसी राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने नहीं जाते। उनका पूरा कॉन्सेप्ट है लोकसभा चुनाव। 24 का चुनाव हुआ, 99 में पहुंचे, अब वो 99 का आंकड़ा पार करने के लिए 29 का चुनाव लेके चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती, सिर्फ वो टहलने जाते हैं कि जाओ मतदाताओं से मिलो, घूमो टहलो, तालाब कुआं में कूदो कादो, नहाओ धो चले आओ, और उसके बाद फिर 29 के चुनाव में अपने को लड़ना। क्यों? क्योंकि 29 के चुनाव में इंडी गठबंधन मजबूत रहेगा और कांग्रेस के नेतृत्व में रहेगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व कोई स्वीकार नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव में सारे क्षेत्रीय दलों को पता है कांग्रेस के बगैर विपक्षी गठबंधन मजबूत नहीं हो सकता, हम भाजपा से नहीं लड़ सकते। तो इसलिए वो कांग्रेस उनके लिए आधार है, मजबूरी है। तो राहुल को भी ये पता है कि गठबंधन के साथ यदि चुनाव लड़ना है तो 29 लड़ना है, और उनका पूरा फोकस जो है सेंटर है, स्टेट से उनको कोई लेना देना नहीं है। और खासकर क्षेत्रीय पार्टियों को वो क्यों जीतने देंगे? राहुल गांधी एक सूत्री एजेंडे पे चल रहे, बात पे आए, एक सूत्री एजेंडे पे चल रहे, मुसलमान और दलित हमारे पास वापस आ जाए। और मुसलमान और दलित यदि वापस आ जाएगा तो किसके पास से आएगा? कांग्रेस के गर्भ से जन्म लेने वाली क्षेत्रीय पार्टियों से आएगा। और राहुल गांधी जी को इसकी संभावनाएं दिख रही हैं। उसका कारण है कि आप केरल में चले जाइए तो वहाँ मुसलमानों ने अच्छा खासा वोट दिया। बंगाल में चले जाइए, उनके 2 मुस्लिम विधायक जीते। बिहार में चले जाइए, वहाँ भी उनको मुसलमानों ने वोट दिया। तो आज की डेट में क्षेत्रीय पार्टियों के लिए संकट मोचन नहीं है, कांग्रेस संकट बन के खड़ी हो गई है। मतलब कांग्रेस ही संकट है आपका कहना है? यूपी में सपा के लिए कांग्रेस सबसे बड़ा संकट, सपा के लिए और सपा के लिए मजबूती और मजबूरी दोनों है। इसलिए वो कहते हैं कि कांग्रेस के साथ मिल के लड़ेंगे, लेकिन उनके सामने समस्या ये है कि वही सीट देंगे जो हम पहले दे चुके हैं। क्योंकि उनको अब अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ा डर ये है कि अब जो मुसलमान है वो अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को छोड़ के दूसरे नेतृत्व की तरफ जा रहा। और इसके उदाहरण महाराष्ट्र है, बिहार है, केरल है, बंगाल है, सब जगह मुसलमान अब अपने पुराने नेताओं को छोड़ के नए नेताओं की तरफ झुकाव बढ़ा रहा है। तो वैसे ये बात उवैसी भर क्यों, हुमायूं कबीर भी तो जीते, नौशाद सिद्दीकी भी जीते। आप सिर्फ ओवैसी को लेके चले, जहां उनके पास अपना समाज का नेतृत्व दिख रहा वो उसके साथ जा रहा। और यही बात अब खटक रही है अखिलेश जी को। इसलिए अखिलेश जी सोच रहे हैं सबको लेके चलो और कांग्रेस को खासकर लेके चलो। यदि अकेले लड़ी तो ममता बनर्जी की हालत हमारी हो जाएगी। प्रेम जी, शुक्ला जी के बयान में पूरा विरोधाभास दिख रहा है। कैसे? एक तो कांग्रेस को लेके चलो, ये भी अखिलेश जी चाहते हैं, और कांग्रेस उनकी कमजोर कड़ी है, ये भी वो कह रहे हैं। दोनों ही बातें कह रहे हैं। मैंने ये भी कहा कि अखिलेश जी के लिए मजबूती और मजबूरी दोनों है कांग्रेस। क्षेत्रीय दल को खतरा किससे है, ये भी इस चर्चा में उभर के आ रहा है। तो आप देखिए क्षेत्रीय दलों को समाप्त किसने किया, कैसे कैसे अपने ही सहयोगी संगठनों को। भाई एनडीए ने आपने देखा एलजेपी को, भाई कभी पारस जी को लेके मंत्री बनाए हुए थे, चिराग जी को छोड़े हुए थे, कभी चिराग जी को नीतीश के कुमार लड़ा दिया, नीतीश को 42 पर ले आए, वो सारी चीज़ें भी देखी। फिर नीतीश को राज्यसभा जाने और उसकी सरकार भी एक तरह से ले ली, जो कि अब तक मैं प्रेम जी आपसे भी एक बात समझूंगा। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे भी यही सवाल करूंगा। सवाल बड़ा दिलचस्प है, आप जो क्षेत्रीय पार्टियों की बात कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार बनाती है, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव सरकार बनाते हैं, तो उनके साथ उन्होंने क्या था कि उनके साथ मायावती के साथ ओम प्रकाश राजभर भी रहे, मायावती के साथ आपके निषाद भी रहे, बिल्कुल कांशीराम जी के साथ उन्होंने काम किया। तो जो आज क्षेत्रीय पार्टियां बनी है ये सब लोग इनके साथ थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसी स्थितियां हुई कि ये जो छोटे छोटे ये जो समूह थे, जातियों के समूह थे, ये अलग हुए और जो बड़ी ताकतवर पार्टियां थी वो कमजोर हुई। कांग्रेस तो पहले से कमजोर हो चुकी थी। तो जब ये स्थिति है, अब देखिए यूपी के लिहाज से अगर हम इस बात को करेंगे यूपी में क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो रही, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बताइए ना, 10 साल से सरकार में है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, संजय निषाद की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, पल्लवी पटेल अलग से उनकी भी पार्टी, हालांकि वो चुनाव लड़ी अलग से, वो तो पार्टियां तो एग्जिस्ट कर रही हैं। समस्या यह है कि कांग्रेस कमजोर होती गई और वो कमजोरी ऐसी होती कि डिक्लाइन थमा ही नहीं यूपी में।
इसको मैं अक्सर कहता हूँ कि कांग्रेस ने जो नीतिगत कुछ गलतियाँ की थी उसकी ओर मैं बताता हूँ। वो जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, दिल्ली में शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ाई लड़के वो हुआ और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने चली गई कांग्रेस। जो प्रतिपक्ष का जो अवसर था, भाई प्रतिपक्ष तो कांग्रेस ही थी ना, बीजेपी और आम आदमी तो मिल करके अन्ना आंदोलन कर रहे थे, तो इन्होंने प्रतिपक्ष की कुर्सी उनको ट्रांसफ़र कर दी बीजेपी को। यूपी में भी यही हुआ था, जब मुलायम सिंह की सरकार से बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया था, कांग्रेस प्रतिपक्ष में थी, अब प्रतिपक्ष जाके मुलायम सिंह की सरकार बनाने लग गया, तो प्रतिपक्ष की कुर्सी फिर से आपने बीजेपी को ट्रांसफ़र कर दी। तो जब आप प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे तो सत्ता में कैसे आएंगे? जहाँ जहाँ कांग्रेस ने यह गलती की है वहाँ वहाँ वो मुख्य धारा से एकदम से दूर हो गई, ना आप सत्ता में रहे ना विपक्ष में रहे। ये यूपी में भी हुआ, मैंने दिल्ली का भी उदाहरण दिया, और बिहार भी क्रमशः वैसे ही चला। तो हर जगह इसी तरह से हुआ। आप प्रतिपक्ष की कुर्सी को रखेंगे। यहीं पर थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी कि देखिए, जब राष्ट्रीय पार्टी होती है और गठबंधन चलता है, तो और गठबंधन खास करके जब प्रतिपक्ष का होता है, तो जो नेशनल पार्टी का जो एक पूरा ऑल इंडिया लेवल थिंकिंग होती है, वो स्टेट लेवल से हमेशा क्लैश करती है। भाई अधीर रंजन बोलेंगे ही वहाँ ममता के खिलाफ में, उसी तरह स्टेट का यूनिट बोलेगा ही भाई तेजस्वी से अलग लड़िए, यहाँ का भी नहीं। लेकिन यूपी में समस्या ये है कि मैं बताऊँ, सपा की अगर बात करें, मैं आज भी कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के पास कमिटेड कैडर है, आज भी कैडर। आज अखिलेश यादव अगर आप गाजियाबाद में खड़ा कर दिए उनको, तो उनके पीछे भीड़ का घेरेला खड़ा हो जाएगा। वो यहाँ से गाजीपुर चले जाए, वहां भी उतनी भीड़ आ जाएगी। लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसी स्थिति नहीं। वो कमिटेड वर्कर जो कांग्रेस का था, वो उससे धीरे धीरे छटकता गया। हाँ, तो आप उस समय बात कर रहे हैं जब कांग्रेस कमजोर है, तो जाहिर है ये स्थिति है। तब तो किसी समय तो ऐसा नहीं था। कांग्रेस के पास में वो जातिगत वोट जो है, जैसे लोगों का होता है वहाँ से गिनती शुरू होती है टाइप से, वैसा नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस के पास में उसको स्ट्रगल करना पड़ता है स्टेट, खास करके हिंदी प्रदेश में कांग्रेस चूँकि कमज़ोर हुई इसलिए सत्ता से बाहर है। यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी में तो फिर भी है कुछ। राकेश जी बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, एक छोटा सा कमेंट लेते हैं, फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास आऊँगा, फिर चर्चा को भी इसको वाइंड अप करना है। बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि कांग्रेस का कैडर क्यों भागा। हाँ, उसका कारण था कि 5 साल कांग्रेस कहती कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आप आंदोलन करिए, हाँ, और जैसे ही चुनाव आता है तो लालू के साथ गठबंधन करती है। हाँ। तो जो कार्यकर्ता 5 साल लड़ रहा लालू के खिलाफ, उसको कहती अब जाओ और लालू के कैंडिडेट के लिए वोट मांगो। तो ऐसे में कार्यकर्ता क्यों रहेगा आपके साथ? फिर तो वो कहता है कि या तो हम भाजपा में चले जाएं, जेडीयू में चले जाएं, या फिर हम लालूए के साथ क्यों ना चले जाएं। तो कैडर क्यों भगता है? कैडर इसलिए भगता है कि आपकी कोई पॉलिसी ही नहीं है। आप सारे क्षेत्रीय दलों के पिछलग्गू बन गए। तो जब पिछलग्गू बन रहे हो तो आपका कैडर आपके पिछलग्गू बनने की बजाय तो सीधे उस पार्टी के पास जाएगा ना, वहाँ से लाभ उठाएगा। और आज तो एक पैटर्न चल रहा देश भर में कि जो पार्टी छोड़ के आप जाएंगे दूसरी पार्टी में आपको लाभ मिलेगा। एक नई पद्धति चल रही हो तमाम राजनीतिक दलों में। उसके चलते आप देखिएगा आने वाले समय में जितनी कैडर बेस पार्टियां हैं, उन कैडर बेस पार्टियों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा होने वाला है इस नए पैटर्न के चलते। ये बड़ी बात कही हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। हम बात कर रहे हैं यूपी की। देखिए 2012 के चुनाव को अगर आप देखें, संभवतः 21 के आसपास सीटें कांग्रेस जीती थी। 2009 की बात करें, ठीक है। और अब आते आते स्थिति हम सबके सामने क्या स्थिति है। और अब इस चुनाव में 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करें, और राइट सी बात है, अभी तक ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस हो सकता है साथ ये लोग आ भी जाए। अगर ये लोग साथ आते हैं, बकौल प्रेम कुमार जी उन्होंने बताया कि किस तरीके से चुनौती भी हो सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं चुनौती वो स्थिति नहीं है। तो 24 से 27 के बीच में ऐसा क्या बदला? सिर्फ क्या बंगाल का मैसेज है ये, या ऐसा क्या बदल गया उत्तर प्रदेश में कि अब आपको लग रहा है कि नहीं ऐसी स्थिति नहीं होगी? 24 से 27 के बीच में सबसे बड़ी बात ये बदली है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ में आ गया है कि हमारा जो वैचारिक अधिष्ठान है उससे दाएं बाएं जाएंगे तो ऐसे ही पिटेंगे। एक लाइन की बात जी, उसको और सरलीकरण करते हैं। भाजपा के नेताओं को, निजी अहंकार वाले नेताओं को समझ में आ गया है कि निजी अहंकार से जनता साथ नहीं आती, और उसको सीधे
टीवी के लिहाज से या लोगों के लिहाज समझने के लिए कहें तो गुजरात मॉडल के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट, क्योंकि जो हिंदू आइडेंटिटी के साथ चाहता है उसको सड़क चाहिए, उसको एयरपोर्ट चाहिए, उसको बस अड्डा चाहिए, उसको रेलवे चाहिए, अच्छी ट्रेन चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, उसको सेमीकंडक्टर चाहिए। लेकिन जो दूसरा वाला वोट बैंक है ना, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सड़क पर नमाज चाहिए। दोनों का डिफरेंस आप समझिए। उसको सड़क पर नमाज चाहिए, उसको जहां भी चलता है उसको चलने का अधिकार चाहिए। मोटरसाइकिल पर 50 लोग चले जाएं, एकदम रैली निकालते हुए पुलिस वाला रोके नहीं, वो घुस जाए थाने में। उसकी बस्ती में हो, उसकी बस्ती में पुलिस की जीप ना घुसने पाए, उसको वो चाहिए। और इधर जो इनका मतदाता है उसको अच्छे रेलवे, अच्छे हवाई जहाज, अच्छे बस अड्डे, अच्छे ऑफिस, अच्छी कंपनी, दुनिया में नाम सब चाहिए, उसके साथ चाहिए हिंदुत्व। ये अगर समझ में भारतीय जनता पार्टी को आएगा तो बिहार भी होगा, बंगाल भी होगा, हरियाणा भी होगा, दिल्ली भी होगा। और प्रेम जी फिर नाराज हो जाएंगे, लेकिन तथ्यात्मक तौर पर गलत होते हैं तो बताना पड़ेगा। कह रहे हैं कि विपक्ष प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। अरे भैया, नंबर याद कर लिया करो। 32, 28 और 10 ये था नंबर। 32 भाजपा का नंबर था जब अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई थी कांग्रेस के साथ मिलकर। बच्चों की कसम खाता हूं। बिल्कुल। तो ये कांग्रेस नहीं थी वहां, न प्रतिपक्ष में थी, न सत्ता बनाने की स्थिति में थी। वो चली गई थी। प्रतिपक्ष वाली 2 पार्टियां मिली थी, 28 और 10। 32 वाली पार्टी नहीं मिली थी। ये झूठ बोला जाता है और इसको कई बार बड़े सलीके से फैक्ट को ट्विस्ट कर दिया जाता है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी, सरकार उसकी नहीं बनी थी। जो दूसरी तीसरी पार्टियां थी जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ी थी, हाँ एक बात सही है, आज की तारीख में कांग्रेस को छोड़कर किसी को लाभ नहीं हुआ, इससे मैं सहमत हूं। कांग्रेस मुसलमानों की नंबर 1 प्रायोरिटी की पार्टी है। राहुल गांधी देश के मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो उनको छोड़ेगा तो मुस्लिम वोट का डिवीजन होगा। जो बीच में कांग्रेस से मुसलमान क्षेत्रीय दलों में चला गया था, अब वो कांग्रेस के पास वापस आया है। इसीलिए तेलंगाना दिखता है, इसीलिए आपको कर्नाटक दिखता है, इसीलिए तो यूपी में ये पैटर्न यूपी में भी ये पैटर्न हुआ। मुसलमान कांग्रेस को देख रहा है, राहुल जी को देख रहा है। नहीं, अगर अखिलेश और राहुल गांधी अलग अलग हैं तो आपको क्या लगता है कि यूपी का मुसलमान मुश्किल होगी मुसलमान के लिए? मुसलमान, आप जरा सोचिए ना, भारत के इतिहास में कभी किसी ने यह साहस नहीं किया कि पता नहीं कितने हजार, हम तो जानते भी नहीं, विदेश विदेश गए नहीं, पता नहीं जो लोग ज्यादा जानते हो, गाजा के लिए झोला लेके निकल पड़े प्रियंका जी। भाई आप कल्पना कीजिए ना, फिलिस्तीन का झोला लेके प्रियंका जी निकल पड़ी संसद में, हंसते हुए झोला दिखा रही पत्रकारों। ऐसे कोई आज तक मुसलमानों को अपने, सोनिया जी ने लेख लिखे राष्ट्रीय अखबारों में, भारत की चिंता नहीं, भारत के हितों की चिंता नहीं। क्या हम लिखते इजराइल और फलस्तीन दोनों हमारे देश हैं, मित्र देश हैं, लेकिन क्या हमास के साथ अगर इजराइल का कोई संघर्ष चला तो हम पार्टी हैं क्या? हमें उसके बीच में कूदना चाहिए क्या? हमें देश की विदेश नीति को ट्विस्ट करने का, फोर्स करने का कोई कोशिश करनी चाहिए थी क्या? मुसलमान, इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, मुसलमान कांग्रेस को ही अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देखता है। और एक बात और है, सबको लगता है नेशनल लेवल पर, मैं तो बार बार कहता रहता हूं कि लीडरशिप तो कांग्रेस के पास होगी। अब राहुल जी वो नेता हो सकते हैं या कोई और होगा, इस पर मुझे थोड़ा संदेह है, लेकिन कांग्रेस के अलावा कोई और नेता नहीं हो सकता है। जी देखिए, एक तो दिल्ली वाली बात पर जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ जो इलेक्शन हुआ और अन्ना आंदोलन बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर किया था, उसके तुरंत बाद हुआ था, तो कांग्रेस बनाम आदर्श लड़ाई थी, उसके बाद चुनाव परिणाम आए। अब कांग्रेस को सत्ता से जब वो बाहर हो गई और आम आदमी पार्टी, भाई उसका कंस्टिट्यूएंट मेंबर है, दोनों ने मिलकर बाहर किया, तो कांग्रेस को अब प्रतिपक्ष का रोल लेना चाहिए। वो औपचारिक वाला प्रतिपक्ष की कुर्सी की बात नहीं कर रहे, लेकिन आपको विरोध का तेवर लेना चाहिए। तो आप सत्ता में चले गए, आपको जिसने सत्ता से बाहर किया, आप उसी के साथ सरकार बना रहे हैं। तो ये है प्रतिपक्ष का, तो मुझे आप गलत ठहरा रही। सुनिए ना, आपको फिर गलत ठहरा देता हूं। अभी तो तमिलनाडु में 5 विधायक लेके भाग के गए, सत्ता से कांग्रेस दूर रह पाती, कोई अवसर मिले लपक के सत्ता में जाती हो गया। अच्छा, मुझे मैंने तथ्य बता दिया, फिर आप परेशान हो गए। विधायकों को खरीद करके सरकार को यही दिक्कत है, ये राहुल जी की तरह गुहाना वाली जलेबी छानने लगते हैं। गुहाना वाली जलेबी मत छानिए। उदाहरण नहीं है जो बीजेपी ने सत्ता का लालच नहीं सुनिए ना, मैं कह रहा हूं, ये कांग्रेस को लालच दिखा रहे, जिसके हाथ में आज गिनी चुनी सरकारें हैं, उसको आप सत्ता का ये। दूसरी बात और है, एक चीज आखिरी सलाह दे रहे थे, तमिलनाडु में फिर कर गए। मैं कह रहा हूं आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। राकेश जी, ये बताइए कि जो मुस्लिम युवा है
वो भी तरक्की चाहता है, वो भी रोजगार चाहता है, वो भी काम कर रहा है, चाहे यूपी की, आज हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रहे हैं, और वो पढ़ाई कर रहा है, वो इस सारी मॉडर्न टेक्निक का हिस्सा है। और एक तरफ ये स्थिति है और दूसरी तरफ इस तरह के बयान, सड़क पर नमाज नहीं, या शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि किसी मुसलमान ने हमें वोट नहीं किया, यानी एक पूरे के पूरे वर्ग को अलग कर देना। ये सीधे तौर पर वोट बैंक का गणित है या अपनी इमेज को बिल्ड करने की स्थिति है? आपने उत्तर प्रदेश में, आप बताइए, अगर मुलायम सिंह यादव, आपने उनका दौर आपने देखा, मायावती को आपने देखा, कल्याण सिंह को आपने देखा, राजनाथ सिंह जी की राजनीति भी आपने देखी, तो क्या उस वक्त भी यही स्थितियां थी जब 90 का दशक था, जय श्री राम के जयकारों से उत्तर प्रदेश गूंज रहा था? देखिए 80 तक जो है मुसलमान को हीरोगिरी की आदत पड़ गई थी। 80 के दशक तक वो कांग्रेस की हीरो थी। कांग्रेस के लोग उसको कंधे में बिठा के घुमा करते थे पूरे देश में। 80 के बाद जब क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ तो क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने हिस्से के मुसलमान लिए, तो अपने समाज के लोगों को तो उन्होंने हाथ में लिया जैसे बच्चे को लेते हैं, मुसलमान को उन्होंने कंधे से कंधे पे लिया, अपने साथ बराबरी में खड़ा किया। बराबरी पे नहीं भाई, ऊंचाई पे। अपने समाज के लोगों को उन्होंने जैसे वो हाथ पे लेते ना बच्चे को, वैसे लिया अपने समाज को, और मुसलमान को कांग्रेस के कंधे से उतार के अपने कंधे पे ले लिया। तो हमारा स्वभाव हो गया ना आज़ादी के बाद, एक ऐसा समुदाय जिसके नाम पे देश बट गया हो, वो समुदाय जब भारत में है और भारत में भी उसको हीरो के रूप में कंधे में लेके चला जाता है तो उसका स्वभाव तो बदल ही जाएगा स्वाभाविक तौर पे। तो उनकी आदत खराब हो गई। तो 90 के दशक तक ये चलता रहा, फिर आपके 2000 के दशक में भी ये चला, लेकिन 2014 के बाद पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया एकदम से। जिसे कहते हैं ना रोटी पलट जाना, एकदम से पैटर्न चेंज हो गया। तो जिनको जाति में बांट के रखा गया था और जिसको एकमुश्त गिनाया जाता था, वो एकमुश्त होने लगा और ये बिखरने लगे। भाई ब्राह्मण वैश्य, हम लोग यूपी की पॉलिटिक्स में क्या करते थे, 41% मुसलमान है, निर्णायक वोटर है, यही कहते थे ना। हम कभी नहीं बोले कि 59% हिंदू है निर्णायक वोटर। अरे सर यूपी में 15-17% हम बात कर अरे विधानसभा लोकसभा में हाँ। कि 40% इस क्षेत्र में है, कुदारी जैसे क्षेत्रों में, और वहाँ पे मुसलमान निर्णायक है। तो हम ये कभी नहीं बोले कि 60% हिंदू निर्णायक है। क्यों? क्योंकि हम हिंदू को कैसे बांटते थे, 3% ब्राह्मण, 2% वैश्य, 1% ठाकुर। तो इस हिसाब से हम बांट के चलते थे। अब हम कैसे बांटने लगे हैं, अब हम गणना कर रहे हैं कि इतने % मुसलमान, इतने % हिंदू। पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। अब जिसकी आप अभी एक प्रश्न आपने किया कि क्या योगी क्यों, आप याद करिए 2015 का चुनाव, 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने कहा कि केंद्र में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल। सब ने पूरी सीटें दिल्ली की जनता ने जितवाया भाजपा को। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या किया, मैक्सिमम सीटें उन्होंने आम आदमी पार्टी को जितवाया। क्यों? क्योंकि उनको आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल पे एक भरोसा दिख रहा था। उनको लगा था कि ना, इसने बदलने की जो बात की है, एक नई तरीके की राजनीति लेके आएगा। आज योगी आदित्यनाथ जी के को लेकर वहाँ के जनमानस में, मैं जाति की बात नहीं कर रहा, जनमानस में ये भरोसा है कि यदि ये रहेंगे तो आताताई खत्म होंगे और हम सुरक्षित रहेंगे। कोई वहाँ नौकरी चाकरी का विषय नहीं है। हम कमा के यदि घर जा रहे हैं तो सुरक्षित जाएं, और जो हमारे घर में बैठे हुए परिवार के लोग हैं वो सुरक्षित रहें। ये मूल मुद्दा है, और वही भरोसा योगी आदित्यनाथ जी की ताकत बना हुआ है और विपक्ष को कमजोर। ठीक है, ताकत बनाओ, लेकिन ये भी तो गलत स्थिति है कि आपको पता लगे ये वर्ग हमें वोट नहीं देगा तो इसके खिलाफ बोलेंगे हम। एक इस तरह की राजनीति भी तो डेवलप हो रही है। ये बताइए लोकसभा चुनाव के बाद, मतलब मैंने कभी किसी को ऐसे नहीं सुना कि जैसे शुभेंदु अधिकारी आए चुनाव जीतने के बाद मीडिया से बात कर तो सीधे बोल दिया उन्होंने, किसी मुसलमान ने हमें वोट नहीं दिया। अरे महाराष्ट्र चुनाव के पहले दिल्ली में एक रैली होती है मुसलमानों की, उलेमा लोग मंच में खड़े हो गए, क्या बोलते हैं, कांग्रेस को वोट करिएगा। क्यों बोले भाई? अच्छा आप बोलो तो अच्छा, ये बोले तो खराब। आप अपने मतदाताओं को एड्रेस करो तो अच्छा, और ये एड्रेस करें तो खराब। और दूसरी चीज़, क्या सड़क बनाते समय, पानी सप्लाई करते समय काट देते हैं क्या पाइप कि ये मुस्लिम वालों के घर में जा रहा, काट दो, आगे से नया कनेक्शन दो? ऐसा हुआ क्या? जेडीयू के सांसद ने बिहार चुनाव में, लोकसभा चुनाव के बाद क्या कहा कि जो हमें वोट नहीं दिया, मुसलमान हमको नहीं दिया, हम काम नहीं करेंगे। एक कंप्लेन आई क्या मुसलमान की कि भाई साहब ये सांसद हमारा काम नहीं कर रहा? बाबा
उत्तर प्रदेश में वो कहते हैं कि नाम अपना लिखो बैनर उसमें होर्डिंग में दुकानों में, लेकिन क्या बोलते हैं कि ताला बंद कर दो, नहीं। तो सवाल इस बात क्या वहाँ मुसलमान यदि काम नहीं होता 17 से लेके आज हम 26 में खड़े हैं, यदि उत्तर प्रदेश के मुसलमान का काम नहीं होता तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान उसी तरह पलायन करता जैसे मुलायम सिंह सरकार के टाइम पे हिंदुओं ने पलायन किया था। कैराना उसका उदाहरण है। तो क्या आज एक भी मुसलमान वहाँ से पलायन किया क्या? जी। तो इसलिए ये कहना, देखो वो अपने मतदाता को एड्रेस करते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तो डेवलपमेंट में समानता हो। ठीक है, फाइनल कमेंट आपसे, क्लोजिंग कमेंट लूंगा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। उत्तर प्रदेश अभी समय बहुत है, लेकिन चुनाव तो सबसे बड़ा वही, अब पूरे चुनावी रंग में यूपी रंगा हुआ है। इस तरह की चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आज की स्थिति में पीडीए और मजबूत, क्या पीडीए को और खाद पानी मिलने की स्थिति आपको लगती है? नहीं, मुझे पीडीए जैसी चीज दिखती नहीं। जैसे अच्छा, पीडीए ही नहीं दिख रहा? नहीं दिखता है। जैसे वो गठबंधन था, हाँ। वो क्या उसको भारत के नाम से जोड़ते हैं, मैं तो उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता। भारत के नाम पे कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। तो जैसे वो गठबंधन नहीं है, वैसे ही पीडीए भी नहीं है। अखिलेश यादव को अगर सचमुच चुनावी लड़ाई में रहना है तो नए सिरे से उनको सोचना पड़ेगा। अगर वो जाति विद्वेष की राजनीति, ब्राह्मणों पर, जाटों पर, गुजरों पर, अलग अलग जाति पर टिप्पणी कराते रहेंगे तो नुकसान होने वाला है। ये आप कुछ समय के लिए करके नहीं कर सकते। आज के समय में जनता सब कुछ बहुत अच्छे से जानती है, और मुझे लगता है कि जब गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक गुंडे खत्म हो गए, हर जगह एक बड़ा गुंडा हुआ करता था, वो खत्म हो गया। जब उत्तर प्रदेश देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में नंबर 2 आ जाता है, जब उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आज दुनिया की कंपनियां चलती हैं, तो जैसे वो हैदराबाद जाती हैं, जैसे वो चेन्नई जाती हैं, जैसे वो गांधीनगर और मुंबई जाती हैं, वैसे वो लखनऊ जाती हैं। आज भारत की सभी बड़ी कंपनियां यहाँ, जहां हम नोएडा में बैठे बात कर रहे हैं, वहां अपना ऑफिस खोलती हैं। ये बदला है उत्तर प्रदेश में, हम समझिए इसको जी। जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, आज वो अपनी हिस्सेदारी के साथ बहुत गर्व के साथ खड़ा है। और इसके पीछे क्या है? कुंभ। इसके पीछे क्या है? राम मंदिर। इसके पीछे क्या है? काशी विश्वनाथ धाम, जिसने उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को आर्थिक तरीके से बहुत अच्छे से किया है। और आखिरी लाइन, ये जब तक हिंदुत्व और विकास की राजनीति पर भाजपा रहेगी, उसको कोई नहीं डिगा सकता। जाति की राजनीति करने जाएगी तो फंसेगी, फिर 24 वाला हाल होगा। फाइनल कमेंट आपका बिल्कुल संक्षेप में, प्रेम जी। देखिए, आपको लगता है कि सपा और कांग्रेस इस तरह की वापसी कर पाएगी? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का या राकेश शुक्ला जी ने आपको बताया कि किस तरह की स्थिति है, उनको लगता है कि नहीं, वो स्थिति में नहीं है? देखिए, सबका उत्तर यही है कि एक पूरा प्रोपेगेंडा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चलता है। 2-2 घंटे की डिबेट राष्ट्रीय चैनल्स पर होती है। मुसलमान खराब हैं, राहुल गांधी कांग्रेस मुसलमानों के लिए है, ये मुसलमानों के लिए हिंदू मुस्लिम, ये पूरे देश में एक संगठित तरीके से दिमाग में बिठाया जा रहा है। और ये चीज़ जो है, इससे फाइट करना है अपोजिशन को, झूठ के आवरण से फाइट करना है। जुबान पर नफरत है, एक्शन में भी नफरत है, और एक वर्ग को दूसरे वर्ग से डरा करके वोट मांगने की कोशिश है। और इसी के बगावत का नाम है ये भारत कॉकरोच पार्टी। अब बदल रहा है देश, और निश्चित रूप से बदल रहा है, और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी बदलेगा। ठीक है। भाई, आपके घर में कॉकरोच दिख जाता है तो आप क्या करते हैं? नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ। उधर में देखिए, व्यक्तिगत हो जाए, डिबेट में व्यक्तिगत कुछ होता नहीं जी। प्रेम जी, जैसे ही कॉकरोच दिखा, चप्पल, पेपर, झाड़ू, पटाख से मारा। कॉकरोच इतना ही होता है। कॉकरोच बहुत बीमारी फैलाता है। कॉकरोच कहां से गुजर के आता है, ईश्वर न करे ये इस तरह की मूर्खता हमें दिखाई जाए। भारत वैसा देश नहीं। यहाँ का युवा जो है ना, बड़ा स्ट्रांग है, बड़ी चीजें बदल देता है। किससे? वोट से। वो बदल रहा है। वो तो दिख रहा है कि मीन से यहाँ नहीं चलता। वो तो दिख रहा है कि अकाउंट भी हैक कर दिए जा रहे हैं भारत कॉकरोच पार्टी के, जो कि बीजेपी से भी ज़्यादा व्यूअर्स और फॉलोअर्स लेकर के खड़ा है। तो डर सत्ता में दिख रहा है, इसलिए आप मारने पीटने चप्पल दिखाने की बात कर रहे हैं। यही युद्ध आपको इस बात का भी जवाब देगा जब आप चप्पल दिखाने की बात करेंगे। अब अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उसकी प्रतिक्रिया में ये चीज़ें उठी हैं। तो जब संस्थान पर, न्यायपालिका पर भरोसा खत्म होगा और सत्ता चप्पल दिखाने की बात करेगी, तो जनता फिर कहाँ जाएगी? फिर नेपाल और बांग्लादेश का अपने घर में रखिए ना, फिर मत बोलिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस पूरी डिबेट में आप लोग यहाँ पे आए, डिबेट तो नहीं, चर्चा हम करने आए थे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर।
आप सबकी बात सुनी। राकेश जी, लग रहा है आपको कुछ बोलना है, थोड़ा सा बोल दीजिए, आप फाइनल कमेंट दे दीजिए, क्योंकि बड़ी देर से आप कुछ बोलना चाह रहे थे कॉकरोच पार्टी के ऊपर। वो विषय नहीं है वो। विषय नहीं। थैंक यू प्रेम जी, मेरा बस एक आखिर में मैं कहूँगा, मेरा जो क्लोजिंग कमेंट है, मेरा बात ये है, मतलब मैं अभी आज सुन रहा था आपकी, ठीक है, मैं भी उस कॉकरोच पार्टी को देख रहा हूँ कि कितने फॉलोअर्स बढ़ गए, ये वो ऐसा वैसा, तो मेरे जहन में एक सवाल ये भी आया कि यार ये बात तो सही है, लेकिन हमारे देश में अलग अलग प्रदेशों में जो विपक्ष या केंद्र में जो विपक्ष है, विपक्ष की सारी पार्टियां, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करता, अगर एक लड़का वहां एक कॉकरोच पार्टी का उसने एक रात में एक अकाउंट बना लेता है, 10 मिलियन फॉलोअर कर लेता है, तो कुछ तो कर रहा है। लेकिन हमारे यहां पर पूरा पूरा विपक्ष है, उनके पास कैडर है, वोट्स है, सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे। उनको भी सोचना होगा, ये सिर्फ सत्ता पक्ष को नहीं, विपक्ष को भी सोचने की जरूरत है इस बात पर कि अगर एक व्यक्ति इस तरह की कोई पार्टी बनाता है, पता नहीं वो पार्टी बनेगी नहीं बने या क्या होगा, लेकिन वो जिनके पास सब कुछ है, पूरा संस्थागत ढांचा, वो ये काम नहीं कर रहे। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो खैर, जिंदाबाद में न्यूज स्कैन पर अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, किसी नई खबर को स्कैन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।